Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to talk about one more sensitive topic, that why Sardar Vallabhbhai Patel was denied the prime ministership of our country. अगर हम लोग प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो इंडिया का पॉलिटिक्स आजकल राइट विंग एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो है कुछ ज़्यादा ही डिवाइडेड आपको दिखाई देगा। राइट विंगर्स जो है वो हमेशा क्लेम करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल शुड हैव बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो थोड़ा ज़्यादा बेटर पोजीशन के ऊपर इंडिया रहती। नेहरू वॉज अ रॉन्ग चॉइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कांग्रेस। एंड वही अगर हम लोग लेफ्ट विंग इंडिया का देखेंगे तो वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं कि नेहरू वॉज द लॉजिकल चॉइस, नेहरू को ही इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जो है बनना चाहिए था। एंड दैट्स वाई वी नीड टू कैरी आउट अ डीपर इंक्वायरी कि एग्जैक्टली 1946 में ऐसा हुआ क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कुड नॉट बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सरदार ने फिर पोजीशन ऑफ द होम मिनिस्टर क्यों अपने लिए लेके रखी हुई थी, एंड वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सी कि इसमें गांधी जी का क्या रोल रहा है। बिकॉज आपने हर जगह पे देखा होगा कि गांधी जी को ब्लेम किया जाता है फॉर दैट पर्पज़ कि ही वॉज द पर्सन जिनकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल कुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। एंड ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इशू हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ जो देखनी पड़ेगी, दैट इज वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू। ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट। आपकी आइडियोलॉजी ही आपको ग्रेट पॉलिटिकल लीडर या फिर बैड पॉलिटिकल लीडर बनाती है। वाई मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस या फिर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम सपोर्टेड वन पॉलिटिकल लीडर ओवर अनदर, ये आपको समझना है, देन ऑब्वियसली आपको उनकी आइडियोलॉजी में जाना ही पड़ेगा। एंड यही आइडियोलॉजी हमको सबसे पहले कवर अप करनी पड़ेगी कि व्हाट पटेल स्टूड फॉर and thereafter what Nehru stood for. So let's just carry out a brief comparison in between the ideology of Sardar Vallabhbhai Patel and thereafter obviously फिर जवाहरलाल नेहरू। The mere fact कि ये दोनों लीडर कांग्रेस के टॉलेस्ट लीडर थे in 1946। सुभाष चंद्र बोस was no longer there. सुभाष चंद्र बोस had died in August 1945। एंड उसके बाद में फिर कांग्रेस के दो ही टॉल लीडर थे। ऑब्वियसली इनके ऊपर गांधी जी थे तो सही, बट गांधी जी हैड रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स वे बैक इन 1934। एंड गांधी जी ने अपना रोल पॉलिटिकल लीडर से थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल लीडर की तरफ भी शिफ्ट करके रखा था इन 1940s। एंड दैट्स इट वाज बट ऑब्वियस कि इंडिया इंडिपेंडेंट बनता है तो कांग्रेस का गवर्नमेंट तो आने ही वाला है, बट कांग्रेस के सुप्रीम लीडर जो है पटेल रहेंगे या फिर नेहरू रहेंगे। एंड दैट्स वाई कांग्रेस जब ये चूज़ करेगा तो कांग्रेस आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर ही ये डिसीजन लेने वाला है। एंड टॉकिंग ऑफ आइडियोलॉजी अगर हम लोग बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, सिंस बोथ ऑफ देम हैड सर्व्ड इन द वन गवर्नमेंट फ्रॉम 1947 टू 1950, सरदार वल्लभ भाई पटेल वुड डाई इन 1950। बट ये दोनों जो है पॉलिटिकल फील्ड में एक साथ काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा ही सिमिलर रही है। बोथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज वेल एज जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो दे वेर सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दोनों का कहना था कि इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द राइट पाथ फॉरवर्ड। ये वो वाला ज़माना है जब इंडिया में हमेशा ही डिबेट रही है कि इंडिया को फेडरल कंट्री में कन्वर्जन करना चाहिए या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटिश ने दी है उसको कंटिन्यू रखना है। हम लोग तिलक की बात करें, भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र की बात करें, या फिर इंडिया में इवन मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, ऑल ऑफ देम हैड ऑलवेज फेवर्ड फेडरल मॉडल फॉर दिस कंट्री। उन लोगों का आइडिया काफ़ी बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि एक लूज सेंटर होगा जिसमें हमारे पास डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन वुड बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ द पावर आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देनी है, एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो है मैक्सिमम पावर रहेगी। एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर अपने आप को रिलीजन या फिर लैंग्वेज के आधार पे बना सकता है, दैट इज़ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट कुड बी देयर। ये आइडिया आपको हर एक पॉलिटिकल लीडर में दिखाई देगी। जैसे आई टोल्ड यू कि तिलक हो सकते हैं, जिन्हा, या फिर इवन सुभाष चंद्र बोस, एंड इवन वी कैन टॉक अबाउट भगत सिंह। बट ऑब्वियसली वो आइडियोलॉजी में इंडिया एक वीक कंट्री बनती थी। एंड दैट्स व्हाई पटेल एज वेल एज नेहरू बोथ ऑफ देम हैड अंडरस्टूड कि इंडिया को है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ज़रूरत। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसके लिए भी चाहिए बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप जो दिखाई देगी। एंड ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर दोनों लीडर का हमेशा ही ज़्यादा फोकस रहा है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में आपको आज के टाइम पीरियड में दिखाई देगा, सिंस बोथ ऑफ दिस लीडर वेर द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोथ ऑफ देम एग्रीड कि ये वाला गवर्नेंस इंडिया में होना चाहिए तो यही वाला गवर्नेंस इंडिया में रहेगा। And no matter whatever the other ideological differences in between them were, both of them had adhered to this particular ideology.
बट इट वॉज इन द सोशल एंड इकोनॉमिकल फील्ड। ये दोनों के जो डिफरेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लेयरिंगली हम लोगों को बाहर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम लोग सोशल फील्ड की बात करते हैं तो सोशल फील्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर हमेशा ही एलिगेशन रहे हैं कि ही वॉज द स्पॉन्सरर ऑफ द हिंदू राष्ट्र। और ये एलिगेशन जो है उसी ज़माने के कुछ वी कैन से दैट कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने ही लगा के रखे थे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 1936 में इट वॉज बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे पटेल को जो है राइटिस्ट बोलना चालू किया। ऑब्वियसली ये राइटिस्ट वाला वर्जन जो है लेटर ऑन 1938 में और ग्लेयरिंगली बाहर आ गया, 1939 में तो उससे भी ज़्यादा, जब हम लोगों को दिखाई देता है कि त्रिपुरा के कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेयर देयर सरदार वल्लभ भाई पटेल विद द ब्लेसिंग ऑफ गांधी जी हैड फील्डेड यू कैन से दैट पितापी सीतारामैया एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड उनके खिलाफ बोस खड़े थे, बोस जीत गए, पत्ताभी सीतारामैया गॉट डिफीटेड। एंड ये जो इलेक्शन कैंपेनियरिंग रही है उसमें तो फिर सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर ये एलिगेशन लगाते थे कि पटेल इज़ अ राइटिस्ट पॉलिटिशियन एंड एज अ राइटिस्ट पॉलिटिशियन वो हिंदू सुप्रीमेसी के ऊपर यकीन रखने वाले पॉलिटिशियन रहे हैं। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो सेम एलिगेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो जिन्हा ने भी लगा के रखा था। अगर हम लोग जिन्हा की बात करते हैं देन ऑब्वियसली जिन्हा ने 1945 में पटेल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए अपने न्यूज़पेपर दैट इज़ द डॉन में एक आर्टिकल लिखा हुआ था। 1945 में ही रिसेंटली बॉम्बे में मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव में एक बेसिकली स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्विमिंग पूल वॉज ओपन ओनली फॉर द कास्ट हिंदूज़। ये सिर्फ कास्ट हिंदूज़ के लिए ओपन स्विमिंग पूल रहा है। कास्ट हिंदूज़ मतलब अपर जाति अपर वर्ण हिंदूज़। एंड ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी जो है फिर जिन्ना थोड़ी ना छोड़ेंगे। जिन्ना इस टाइम पीरियड में अपना टू नेशन थियरी भी लेके बैठे थे एंड जिन्ना जो है दे वांटेड टू ब्रांड ईच एंड एवरी कांग्रेस लीडर एज अ राइट विंगर। एंड दैट्स वाई जिन्ना का भी एलिगेशन रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात ना करे तो ही सही है। आप एक जगह पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हो एंड ऑन दी अदर हैंड आप जो है बेसिकली इंडिया को यूनिफाई रखने की भी बातें करते हो, तो दिस आर द डाइकोटॉमी जो हमको पटेल में दिखाई देती है। ये सेम एलिगेशन ऑब्वियसली फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो नेहरू ने भी लगा के रखा था। जवाहरलाल नेहरू की अपनी ऑटोबायोग्राफी रही है एंड ये ऑटोबायोग्राफी में जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि मैनी इन द कांग्रेस ऑलवेज हैव द क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी ऑन देम एंड अंडर दिस क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी दे ऑलवेज प्रोक्लेम देमसेल्फ एज अ सेक्युलर नेशनलिस्ट बट दे आर अ हिंदू नेशनलिस्ट नॉनथलेस। ये बेसिकली नेहरू का स्टेटमेंट रहा है एंड नेहरू का भी हमेशा एलिगेशन रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइट विंग पॉलिटिक्स विद इन इंडिया। एंड फिर ये बात जो है हम लोगों को इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर भी दिखाई देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा से ही गांधी जी का जो हिंदवी स्वराज है, ये हिंदवी स्वराज को जो है लॉयल्टी दे के बैठे हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद बहुत जगह पे जो है राम राज्य इसकी बातें करेंगे। अंडर आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके उस ज़माने में मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं या फिर इवन राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिंदू महासभा हो सकती है, इनके साथ के रिलेशन कभी भी छुपे नहीं थे। एंड दैट्स वाई सोशल फील्ड की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ओनली 1947 ऑनवर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिनाई करना चालू किया था कि ही वांट हिंदू राष्ट्र। 1947 के बाद मल्टीपल स्पीचेस में इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल जी ने कहा के रखा था कि ही डज़ नॉट वांट हिंदू राष्ट्र, सेक्युलरिज्म को है वो लॉयल्टी देने को रेडी है। बट फिर 1947 तक हिंदू राष्ट्र एंड हिंदू नेशनलिज्म जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल में आपको दिखाई देगा। इवन अगर हम लोग बात करते हैं तो 1947 से लेके 1950 के बीच में इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी लीडरशिप के अंदर फिर सोमनाथ टेम्पल का रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो कैरी आउट किया गया था। नेहरू वॉज बिटरली अपोजिंग टू दिस स्टेप कि हम लोग अगर सेक्युलर इंडिया बना रहे हैं तो हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर शॉल नॉट बी सीन डूइंग दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी। बट इवन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बट फिर ग्राउंड लेवल पे आपकी जो एक्टिविटीज़ है इसके वजह से वो एलिगेशन हमेशा लगा है। इनफैक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोशल आइडियोलॉजी है दैट सोशल आइडियोलॉजी में आपको दिखाई देगा कि बोस हो सकते हैं, नेहरू हो सकते हैं, इवन जिन्ना हो सकते हैं या फिर उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ है, हर जगह पे हम लोगों को जो क्रिटिसिज्म दिखाई देता है। एंड फिर जब आप इसको कॉन्ट्रास्ट करते हो विद दी नेहरूवियन आइडियोलॉजी देन ऑब्वियसली नेहरूवियन आइडियोलॉजी जो सोशल फील्ड में रही है ये हमेशा से ही आपको दिखाई देगा कि सेक्युलरिज्म की तरफ ही रही है। इट वॉज बेसिकली नेहरूज आइडिया ना। इंडिया में जो पॉजिटिव वर्जन ऑफ द सेक्युलरिज्म हमको दिखाई देता है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जब आपने लिबर्टी डाली
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इवन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी दिखाई देगी। तो ये आइडियोलॉजी में ही कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इंडिया का आपको दिखाई देगा। मतलब स्टेट शॉल बी ट्रीटिंग ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली। एंड ये जो इक्वालिटी ऑफ द रिलीजन की बातें जो नेहरू हमेशा किया करते थे, इट अल्टीमेटली टिल्टेड फेवर इन हिज, यू कैन से दैट बोर्ड एट अ लेटर पीरियड ऑफ द टाइम इन 1946। वैसे ही नेहरू का हमेशा ये भी यकीन रहा है कि इंडिया में सोशल जस्टिस होना चाहिए। सोशल जस्टिस इसका मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेहरू हमेशा से ही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को जो है सपोर्ट करते थे। एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ क्या कि इंडिया की जो लोअर जाति लोअर वर्ण लीडरशिप है, इट वॉज ऑल्सो मोर एमिकेबल फॉर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू। जैसे वी कैन टॉक अबाउट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे वी कैन टॉक अबाउट इवन पेरियार। इन लोगों के हमेशा ही नेहरू के साथ जो है ओकेश रिलेशन रहे हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर नेहरू का जो हमेशा कहना रहा है कि हम लोगों को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस पे जाना है, मतलब स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ लोअर जाति लोअर वर्ण, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हम लोग कर सके। तो ये भी हमेशा नेहरू के जो है फेवर में गया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो नेहरूवियन आइडियोलॉजी यही इंडिया पे लगेगी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट जब बनेगा तो इट वॉज द फाइट इन बिटवीन दिस टू लीडर, बट अपार्ट फ्रॉम द फाइट वी कैन से इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल बैटल ऑल्सो। पटेल जीतते तो शायद ये आइडियोलॉजी लगती, नेहरू जीतते तो शायद ये आइडियोलॉजी लगती। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वाई कांग्रेस इज गोइंग टू टिल्ट इन फेवर ऑफ नेहरू, जो हम लेटर ऑन देखेंगे भी। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग इकोनॉमिकल फील्ड की अगर बात करते हैं, तो इकोनॉमिकल फील्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा से ही जो है कैपिटलिज्म के सपोर्ट में रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कैपिटलिज्म वाला एंगल है ये किसी से छुपा नहीं है। इनफैक्ट कैपिटलिज्म के सपोर्ट में आपको इवन इनिशियल टाइम पीरियड में गांधी दिखाई देंगे, टाटा फैमिली, बिरला फैमिली, इनका क्लोजनेस गांधी से आपको हमेशा दिखाई देगा। इट इज़ ओनली टुवर्ड्स द एंड पीरियड ऑफ हिज लाइफ गांधी जी जो है वो सोशलिज्म की तरफ टिल्ट होते गए। बट फिर गांधी जी ने सोशलिज्म की तरफ जब टिल्ट करना चालू किया तो इंडिया की एंटायर कैपिटलिस्ट लॉबी आपको हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे ही दिखाई देगी। एंड ये कैपिटलिस्ट लॉबी का हमेशा वो कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल शॉल बिकम द ट्रू सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी। अल्टीमेटली फिर ये इकोनॉमिकल फील्ड की हम जब बात करते हैं तो कैपिटलिज्म वॉज द वेरी वेरी ऑब्वियस चॉइस एज फार एज पटेल इज कंसर्न फॉर इंडिया। बट फिर नेहरू की अगर इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेहरू की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो हमेशा सोशलिस्ट ही रही है। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब नेहरू चाहते थे कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिकल मॉडल चले। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है वी आर गोइंग टू टैक्स रिच पीपल, जिससे जो पैसा आएगा वो हम लोग गरीबों की वेलफेयर स्कीम में देंगे। एंड देयर आफ्टर मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि कुछ सेक्टर विल बी रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट मोनोपोली, जबकि कुछ अदर सेक्टर विल बी ओपन फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट 1940s एंड 1930s की अगर बात करते हैं तो ये दोनों डिकेड में 30 से लेके 50 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ये जो है दैट इज जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में बहुत ज़्यादा बार आपको ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जो है सामने आता हुआ दिखाई देगा। जब 1931 में अगर हम बात करते हैं तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन द कराची सेशन। एंड कराची सेशन में कांग्रेस ने जो है नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम एक्सेप्ट करके रखा था। बट ये नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम जो है दिया था नेहरू ने। नेहरू ने जब ये प्रोग्राम दिया था तो एज अ प्रेसिडेंट पटेल डिड नॉट वांट टू एंटरटेन इट, बट अंडर द प्रेशर ऑफ गांधी अल्टीमेटली प्रोग्राम जो एंटरटेन किया गया, पास किया गया। एंड तभी से हम लोगों को इन दोनों के बीच में झगड़े दिखाई देते हैं। पटेल का कहना था कि भाई नेहरू की आइडियोलॉजी तो बढ़िया, मज़ा आ गया, बट फिर नेहरू को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले वेल्थ कमाए तो सही, वेल्थ होगी ही नहीं तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करोगे। पटेल वॉज राइट इन हिज रिगार्ड, वी कैन से दैट, बट नॉनथलेस अल्टीमेटली जो कैपिटलिज्म वाला एस्पेक्ट इंडिया में कभी चलता ही नहीं है। आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप देखोगे तो अंबानी अडानी के खिलाफ इंडिया में हेट है ही ना, रीज़न किसी को नहीं पता, बट अमीर होना ये गाली है इंडिया में। और ये आज के टाइम पीरियड में तो उस ज़माने में तो आपको दिखाई देगा कि और ज़्यादा जो आपको गालियाँ पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड दैट इज़ बेसिकली द आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। एज आई टोल्ड यू कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा, अगर पटेल के हाथ में पावर जाती तो दिस इंडिया वुड हैव क्रिएटेड, अगर नेहरू के हाथ में पावर जाती तो दिस इंडिया वुड हैव क्रिएटेड। एंड दैट्स अ समवेयर डाउन द लाइन कांग्रेस हैड टू टेक चॉइस, एंड ये चॉइस जो है कांग्रेस ने फिर नेहरू के फेवर में ली। दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे, राइट, कि वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज डिनाइड द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया।
इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न एज आई विल टेल यू इन सम टाइम पीरियड यही रहेगा द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। एंड कौन सी आइडियोलॉजी इंडिया के लिए मोर सुटेबल है, ये या फिर ये, इसके ऊपर ही जो है सारा का सारा माजरा आके जो है फंस गया। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक इट फॉरवर्ड कि इट विल ऑल बॉयल डाउन टू 29th of April 1946। इट वॉज ऑन दिस पर्टिकुलर फेटफुल डे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन जो है कंडक्ट किया गया। बट फिर ये प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद जो है ऑब्वियसली वॉज द प्रेसिडेंट, बट ही वॉज द प्रेसिडेंट वे बैक सिंस 1940। 1939 के बाद जो है कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ ही नहीं था। एंड दैट्स अ एनुअल सेशन, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो दैट्स अ कांग्रेस डिड नॉट कंडक्ट एनी एनुअल सेशन। एंड दैट्स अ मौलाना आज़ाद की जो लीडरशिप है वो कंटिन्यू रही। बट फिर 1946 आते आते सिचुएशन हैड चेंज ड्रास्टिकली। अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव टू गो इवन वे बिफोर दैन दैट। इट वॉज जुलाई 1945 जब पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स में जो हड़कंप मच गया। जुलाई 1945 में ब्रिटिश जनरल इलेक्शन में क्लेमेंट एटली बिकेम विक्टोरियस। क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ही हैड डिफेटेड विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल को हराने का काम जो है क्लेमेंट एटली ने कर दिया। एंड वाई इट हैड सेंट जिटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 जिताया था ब्रिटेन को। यू कैन क्लियरली इमेजिन कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 जिता रहे हो अपने कंट्री को तो इट इज़ विक्ट्री, गारंटीड विक्ट्री इन द जनरल इलेक्शन। बट फिर भी चर्चिल हार गए। एंड चर्चिल हारे तो हारे, चर्चिल के जो अपोनेंट है क्लेमेंट एटली, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज वर क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड क्लेमेंट एटली एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही ये प्रॉमिस करके रखा था कि ही इज़ गोइंग टू एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो है अब हम लोगों को जो है इसका खात्मा करना पड़ेगा। एंटायर वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू ग्लोबल ऑर्डर। एंड अगर ब्रिटिश एम्पायर हम लोग एंड करेंगे देन इट इज़ वर्ट ऑब्वियस आप प्रोसेस चालू कहाँ से करोगे। द प्रोसेस हैज़ टू स्टार्ट विद द बिगेस्ट कॉलोनी दैट यू आर हैविंग, दैट इज़ इंडिया। एंड क्लेमेंट एटली जो है इसके ऊपर बात जो है जुलाई 1945 ऑनवर्ड ही करना चालू कर दिए थे। एंड दैट्स व्हाई जुलाई 1945 ऑनवर्ड देयर वॉज, वी कैन से कि दबे पाव इंडिया में चर्चा थी कि वेरी सुन इंडिपेंडेंस विल बी देयर। एंड अगर इंडिपेंडेंस आ रहा है देन हु इज़ गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ द एंटायर कंट्री। ये चार्ज के ऊपर ही अब धीरे धीरे पटेल एंड आफ्टर नेहरू के बीच के झगड़े जो और ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है दैट वी कैन ट्रेस इन जनवरी 1946। जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन डिक्लेयर किया हुआ था। दिस कैबिनेट मिशन वॉज डिक्लेयर्ड बाय क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अपने इंडिया में भेज के रखे थे। ये लोग इंडिया में बाय एंड लार्ज मार्च 1946 तक आ गए। एंड मार्च 1946 में इंडिया आने के बाद जो है इन्होंने अपना प्रपोजल दे दिया। इनफैक्ट कैबिनेट मिशन के प्लान से ही झगड़े जो है ज़्यादा बढ़ने चालू होते हुए हमको दिखाई देते हैं। कैबिनेट मिशन का कहना था कि इंडिया में फॉर नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लूज फेडरेशन। एंड ये लूज फेडरेशन के ऊपर जो है एक नया इंडिया हम बनाएंगे। बट जब तक नया इंडिया नहीं बनता है तब तक वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इंटरिम गवर्नमेंट। एक इंटरिम गवर्नमेंट जो हम लोगों को बनानी है। एंड ये इंटरिम गवर्नमेंट में फिर सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है हम लोग जो है क्या देंगे, पार्टिसिपेशन देंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स वी आर हैविंग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। जुलाई 1945 में क्लेमेंट एटली का गवर्नमेंट ब्रिटेन में आने के बाद इंडिया में इन्होंने पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे। इट वॉज बेसिकली नवंबर 1945 एंड दिसंबर 1945 एंड जनवरी 1946 को इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। एंड ये इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो इट वाज बट ऑब्वियस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास अगर मेजॉरिटी है, आउट ऑफ 104 सीट्स कांग्रेस के पास 57 सीट्स हुआ करती थी बैक देन इन दिस इलेक्शन। एंड दैट्स व्हाई विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ इट वाज क्वाइट क्लियर कि कैबिनेट मिशन इंडिया में आया है और कैबिनेट मिशन का कहना है कि वेरी सुन वी आर ट्रांसफरिंग द पावर। एंड ये पावर ट्रांसफ़र करके हम लोग जब तक निकल नहीं जाते तब तक आपको जो है लोकल लेवल पे हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट देंगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट में सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो किसकी होने वाली है, कांग्रेस की होने वाली है, बिकॉज दे आर हैविंग द मेजॉरिटी। आउट ऑफ 104 सीट्स कांग्रेस के पास 57 सीट जो है अवेलेबल थी। एंड दैट्स व्हाई कांग्रेस में इंटरनली जो है हलचल होनी चालू हो गई। कांग्रेस में एक डिसीजन आया, ये डिसीजन बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि कांग्रेस को भी अपना एक इंटरनल इलेक्शन लेना चाहिए। एंड ये इंटरनल इलेक्शन की डेट जो इट वाज फिक्स्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम।
अब ये पर्टिकुलर इलेक्शन में मौलाना खुद चाहते थे कि ही वांट टू हैव अ री इलेक्शन, बट फिर मौलाना को गांधी जी ने रोक लिया कि यू कैन नॉट लीड इंडिया, इट इज़ अ गिवन थिंग कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को न्योता मिलेगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट विल गेट द इन्विटेशन कि भाई अगला आपको जो है प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, एंड दिस डिसीजन हैज़ टू बी टेकन ईदर बाय पटेल एंड आफ्टर नेहरू। सब्सिक्वेंटली दोनों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो है भरने चालू किए। नॉमिनेशन फॉर्म जो है जस्ट 9 डेज पहले 20 अप्रैल को जो ओपन अप किए गए, एंड नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो आपको प्रपोजर लगते हैं, एज पर द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बैक देन प्रपोजर जो है प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ही हो सकती है। आपको प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो है क्या लाना पड़ेगा, समर्थन लाना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर नेहरू प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का समर्थन लाते हैं, पटेल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का समर्थन लाते, तो बोथ ऑफ देम कैन बिकम कैंडिडेट। कांग्रेस अपना एक एनुअल सेशन बुलाएगा, एंड ये एनुअल सेशन में जितने भी डेलीगेट है फिर वो वोट करेंगे, एंड दैट्स आर नॉमिनेशन फॉर्म्स वेयर ओपन अप। ये नॉमिनेशन फॉर्म में हमको दिखाई देता है कि 20 अप्रैल के बाद ही 15 प्रदेश कांग्रेस कमिटीज वेयर देयर, एंड आउट ऑफ दिस 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है दे हैड सपोर्टेड पटेल, जबकि बेसिकली नेहरू को जो है नॉट इवन अ सिंगल सपोर्ट वाज देयर। जो रिमेनिंग 3 है, ये रिमेनिंग 3 जो है दे हैड डिसाइडेड टू रिमेन एब्सेंट इन दिस फाइटिंग, एंड दैट्स वाई नेहरू को जो है सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं आया। एंड जब नेहरू को सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म नहीं आया तो इट वाज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सिंगल हैंडेडली क्लीन स्वीप कर रहे इलेक्शन में। नेहरू को अगर नॉमिनेशन फॉर्म के लिए प्रपोजर ही नहीं मिल रहे तो नेहरू कैन नॉट इवन कंटेस्ट द इलेक्शन, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल शुड हैव बीन द न्यू प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी कैन से दैट। बट ऑब्वियसली फिर लास्ट मोमेंट में हमको दिखाई देता है कि ऑन दिस स्पेसिफिक डेट इटसेल्फ, दैट इज 29 अप्रैल को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ही बेसिकली विड्रू हिज नॉमिनेशन, एंड इन्होंने जैसे अपना नॉमिनेशन विड्रू कर लिया देन ऑब्वियसली एक ही कैंडिडेट जो है इट वाज इन द फ्रे, दैट इज़ नेहरू। तो नेहरू जो है ऑन दिस स्पेसिफिक डेट दैट इज़ 29 अप्रैल को जो है ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर अल्टीमेटली नेहरू जो है ही बिकेम द मोस्ट सुप्रीम लीडर। ऑब्वियसली इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो अब तक कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया में बैठा हुआ है मार्च 1940 अब ऑब्वियसली अप्रैल 1946 चल रहा है, एंड ऑब्वियसली कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंगली फिर इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाने की बारी आई दैट इज 2 सितंबर 1946 प्रिसाइडली, तो ऑब्वियसली उस ज़माने के जो वॉइस रॉय रहे हैं दैट इज़ वॉइस रॉय वॉवल, इन्होंने जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नाते जो है ऑब्वियसली फिर नेहरू को इनविटेशन भेजा है। नेहरू अल्टीमेटली गॉट स्वर्न इन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दैट वाज द इवेंट। ऑब्वियसली ये सागा अगर आप देखोगे तो आपको फिर दिखाई देगा ये डिबेट आया कहाँ से। ये डिबेट प्लेन एंड सिंपल है कि ये डिबेट इसी एंगल से तो आया कि इट वाज द पोजीशन ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनना चाहिए था अगर आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस से जाते हो तो, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आपने इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन बना के रखा हुआ है तो ही गॉट विक्टोरियस, ही वुड हैव बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने ये चीज़ जो है की क्यों? Why Gandhi ji at a last moment enter into the fray and he successfully convinced Sardar Vallabh Bhai Patel to withdraw his nomination. पटेल ने सब्सिक्वेंटली अपना नॉमिनेशन विड्रू भी कर लिया। ही अल्टीमेटली प्रूव्ड हिज लॉयल्टी टू महात्मा गांधी। इट वॉज महात्मा गांधी हु हैड क्रिएटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स पॉलिटिकल करियर, एंड ऑब्वियसली फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल एज अ लॉयल पर्सन अल्टीमेटली रिपेड दैट फेथ। बट फिर यहीं पे वो इशू आता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली गांधी जी ने क्यों की? वाई नेहरू वॉज चोजन ओवर पटेल? इसके ऊपर भी हम लोगों को बातें करनी पड़ेगी। एंड इसके ऊपर जब हम लोग बातें करते हैं देन ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़े से कंटेम्प्रेरी ओपिनियन का भी सहारा लेना पड़ेगा, एंड हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्कॉलर्स जो है उनका भी सहारा लेना पड़ेगा। एंड इसमें जो सबसे बड़ा ओपिनियन जो हम लोगों को दिखाई देता है वो ऑब्वियसली किसका है? महात्मा गांधी का ही है। ऑब्वियसली इट वाज महात्मा हु डिड दिस। तो महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया? इसके ऊपर महात्मा गांधी का ही हमेशा एक फेमस स्टेटमेंट रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो इसने ये कॉन्ट्रोवर्सी फर्दर आगे बढ़ाई। द स्टेटमेंट वॉज प्लेन एंड सिंपल, आई हैड माई ओन रीजन्स। एंड फिर महात्मा गांधी ऑलवेज बेसिकली चोज टू रिमेन साइलेंट ओवर इट।
कि गांधी जी ने कभी भी इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखी ही नहीं। अगर गांधी जी खुद आके बाहर ये बताते कि जो भी उन्होंने किया इसके पीछे उनके रीजंस क्या है, उसके पीछे जो एग्जैक्टली व्हाट वाज द आइडिया, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इनफैक्ट अगर हम देखें तो दिस वाज द वेरी पर्सनल रिलेशनशिप इन बिटवीन गांधी जी एंड पटेल जी। गांधी जी एंड पटेल जी जो है इनके बीच में बहुत ही गहरा नाता रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो गांधी पटेल को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह कंसिडर करते थे, पटेल गांधी जी को हमेशा अपने बड़े भाई की तरह कंसिडर करते थे। एंड दैट्स व्हाई फिर पटेल ने भी कभी भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की। ही डिड नॉट इवन अटर अ वर्ड अगेंस्ट महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी ने बोला उन्होंने किया। एंड देयर आफ्टर उनके बीच में जो बातचीत हुई अनफॉर्चुनेटली अब दोनों के जाने के बाद जो वो चली गई फॉर एवर। सो वी रियली हैव नो आइडिया या फिर नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि हाउ गांधी जी कन्विंस पटेल एंड देयर आफ्टर पटेल एंड देयर आफ्टर गांधी जी के बीच में एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन हुआ, बिकॉज बोथ ऑफ देम चूज टू रिमेन साइलेंट। हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं कि ये पटेल का बड़प्पन है कि पटेल ने वो पोजीशन एक्सेप्ट करके रखी थी बिकॉज ऑफ हिज डीप ट्रस्ट एज वेल एज टुवर्ड गांधी। बट फिर ऑब्वियसली बहुत सारे हिस्टोरियन इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि पटेल को ये चीज़ नहीं माननी चाहिए थी, तो इंडिया का कुछ और ज़्यादा बेटरमेंट हो सकता था। बट फिर हम लोगों को महात्मा गांधी के अलावा कुछ और कंटेम्प्रेरी ओपिनियन भी तो देखनी पड़ेगी। एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट ओपिनियन हमको दिखाई देती है, इट इज़ ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑलवेज बीन द लॉयलिस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा ही रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत टाइम पे राइट हैंड आदमी भी माने जाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द पर्सन जो मैन मैनेजमेंट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सारा हैंडल कर रहे थे। ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी लॉयल्टी का अल्टीमेटली रिजल्ट भी मिला 1950 में, व्हेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ चूजिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नेहरू वांटेड सी राजगोपालचारी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल लास्ट मोमेंट में अड़ गए, और वही वाला इशू होगा कि अगर हमने हमारी पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेक्रीफाइस की है तो नाउ यू हैव टू मेक माय पर्सन दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट। एंड फिर ऑब्वियसली फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इनका कहना आया कि बेसिकली इन्होंने भी एक स्टेटमेंट देकर रखा था कि वंस अगेन गांधी जी sacrificed one of his trusted lieutenants in favor of more flamboyant नेहरू। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट में जो है आपको बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दर्द भी दिखाई देगा, एंड देयर आफ्टर जो बेसिकली इंक्रीजिंग गल्फ था इन बिटवीन गांधी जी एंड हिज ओन फॉलोअर वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि वंस अगेन, तो ही वॉज रेफरिंग टू द 1929 लाहौर सेशन। इनफैक्ट 1929 के लाहौर सेशन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल शुड हैव बिकम द प्रेसिडेंट, बट लास्ट मोमेंट में सरदार का नॉमिनेशन कैंसिल करवा के जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड दैट्स वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एज वेल एज उनके जो बैंड ऑफ फॉलोवर है उनमें हमेशा ही नेहरू के खिलाफ एनमिटी रही है। एंड दे नेवर अंडरस्टूड कि भाई गांधी जी वॉज मोर इन फेवर ऑफ द नेहरू। ये तो हमको थोड़ा सा स्कॉलरली पर्सपेक्टिव में जाएंगे तब पता चलेगा। बट फिर अगर हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के फॉलोअर का हमेशा वही एलिगेशन रहा है कि भाई जवाहरलाल नेहरू जो है ही वॉज मोर फ्लैम्बॉयंट, एंड एज अ फ्लैम्बॉयंट जो है ही वॉज एन अपकमिंग पर्सन, यंगर थे, तो यंगर जनरेशन की लीडरशिप को जो है गांधी जी ने फेवर करके रखा हुआ था। बट अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो स्टेटमेंट है इट वॉज मोर लाइक अ पर्सनल अटैक ऑन नेहरू रैदर देन गिविंग द आंसर कि गांधी जी ने जो किया वो क्यों किया। एंड दैट्स वाई फिर हम लोगों को थोड़ा सा और डीपर जो है जाना पड़ेगा, एंड फिर हमको दो स्टेटमेंट इसके ऊपर और दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है ये मौलाना का आता है। मौलाना आज़ाद की बायोग्राफी जो है ये 1959 उनके जाने के बाद पोस्ट्यूमसली रिलीज़ की गई। एंड 1959 में जब इनकी बायोग्राफी रिलीज़ हुई तो मौलाना की बायोग्राफी में मौलाना का स्टेटमेंट रहा है कि इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया नेहरू वॉज मोर ऑब्वियस चॉइस। तो नेहरू जो है ही वॉज बेसिकली मोर ऑब्वियस चॉइस इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। मौलाना का कहना आया कि 1946-1947 में इंडिया में रिलीजियस राइट वर एट इट्स पीक। वेरी सून दैट इज 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया,
एंड डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करने के टाइम पीरियड में उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जो रिलीजियस मेहिम लगा मचा के रखा था, उसके बाद कांग्रेस का सेक्युलर वर्जन कोई एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर वो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स अगर आपको टिकाने हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज जो है वो हेल्प नहीं कर रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन बैक देन वॉज द राइटेस्ट पॉलिटिकल लीडर। सुभाष चंद्र बोस तक ने उनको उसका क्रिटिसाइज करके रखा है, नेहरू का क्रिटिसिज्म है, वैसे ही फिर जिन्हा का भी क्रिटिसिज्म रहा है। एंड इवन लोकल लेवल पे भी हम लोगों को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है जहाँ पे उनके प्रो हिंदू लीनिंग आपको दिखाई देंगे। एंड दैट्स मौलाना का कहना आया कि कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया इट वॉज अंडर द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। हम लोगों को इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना था, हम लोगों को इंडिया को सेक्युलर इंडिया में कन्वर्ट करना था। एंड फॉर सेक्युलर इंडिया या फिर ऑल एनकम्पासिव इंडिया, पटेल सोशल आइडियोलॉजी वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। इनका ये भी कहना था कि इंडिया में देयर वॉज अ पैल्पेबल हेट्रेड अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लासेस ऑल्सो। एंड फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कैपिटलिस्टिक रिलेशन रहे हैं दैट फर्दर रिड्यूस्ड हिज चांसेस। एंड दैट्स वाई फिर मौलाना के स्टेटमेंट में हमको जो एक प्लॉजिबल रीज़न दिखाई देता है कि इन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन द चॉइस वॉज राइट। एंड फिर ऑब्वियसली सबसे बड़ा अगर इसके ऊपर का अगर किसी का स्टेटमेंट रहेगा तो ऑब्वियसली इट इज सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ द ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट ऑफ नेहरू बैक देन, बट अल्टीमेटली राजगोपालाचारी और नेहरू में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। राजगोपालाचारी अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़ देंगे एंड अपनी स्वतंत्रता पॉलिटिकल पार्टी करके एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाएंगे। बट एट मच लेटर टाइम पीरियड दैट इज़ इन 1972 व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, तब उन्होंने इसके ऊपर जो काफ़ी अच्छे खासे ग्लिम्सेस दे के रखे हुए थे। इनका कहना था कि गिवन द चॉइस इन बिटवीन टू, नेहरू was more secular and all encompassive leader। एंड ये एस्पेक्ट जो है ये नेहरू के फेवर में जो हमेशा गया। सी राजगोपालाचारी का कहना था कि जब हम लोग इवन महात्मा गांधी का इंटरवेंशन ये पॉलिटिकल प्रोसेस में देखते हैं तो महात्मा गांधी ऑल्सो नेवर वांटेड एन इंडिया जिसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी रहे एंड हिंदू रिलीजियस लॉज लगे। एंड अगर पटेल के हाथ में अगर ये बागडोर जाती तो पटेल के हाथ में बागडोर जाने की वजह से कहीं ना कहीं तो इंडिया को जो है रिलीजियस टिंज भी आता, रिलीजियस टिंज आके इंडिया जो है बेसिकली हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है कदम भी रखता। दिस वॉज द जेन्युइन फियर विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट ये फियर सही था या नहीं था इसके ऊपर कोई भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडर के पास जो है कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑल दैट वी नो फॉर श्योर कि महात्मा गांधी स्टेप्ड इन एट अ लास्ट मोमेंट एंड आफ्टर नेहरू के फेवर में जैसे गांधी जी का वॉइस गया एंड पटेल जितनी लॉयल्टी गांधी जी को देके बैठे हुए थे तो पटेल गांधी जी के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे, तब जाके ये सिचुएशन जो आई। बट ये तो बात रही कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडर्स के कमेंट की। जब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडर कमेंट करते हैं तो उनके ऊपर भी वो लिमिटेशन होता है कि अंदर की बात जो आप बाहर नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन। एंड दैट्स व्हाई फिर आपको क्या करना पड़ता है, अब मोर डीपर इंक्वायरी कैरी आउट करनी पड़ती है। एंड ये मोर डीपर इंक्वायरी जो है फिर हम लोगों को हिस्टोरियंस ने कैरी आउट करके दी है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू सी कि अब इसके ऊपर जो है एग्जैक्टली स्कॉलरली पर्सपेक्टिव क्या है। एंड ये स्कॉलरली पर्सपेक्टिव जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ा अगर स्कॉलरली पर्सपेक्टिव हमारे पास अवेलेबल है तो इट इज़ बेसिकली गिवन बाय माइकल ब्रेशर। माइकल ब्रेशर जो है ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है एंड आफ्टर माइकल ब्रेशर ने अल्टीमेटली नेहरू के ऊपर नेहरू नाम की ही एक बायोग्राफी भी लिख के रखी हुई है। तो ये जो नेहरू नाम की जो बायोग्राफी है इसमें माइकल ब्रेशर ने काफ़ी डीपली इंटरेस्टिंग खुलासे करके रखे हुए हैं। माइकल ब्रेशर का कहना था कि अगर हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करते तो हमको कुछ ग्लेयरिंग चीज़ें दिखाई देती है। एंड ये ग्लेयरिंग चीज़ें क्या है, तो अल्टीमेटली नेहरू जो है एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वॉज मोर हॉटी। नेहरू जो है बेसिकली मोर हॉटी, हॉटी का मतलब है बेसिकली हटवादी रहे हैं। नेहरू का गांधी जी को क्लियर कट कहना था, ये बेसिकली कहना जो है लेटर्स में हम लोगों को दिखाई देता है कि ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट नंबर 1 पोजीशन और स्टे अवे। अल्टीमेटली फिर नेहरू जो है इन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दे के रखा था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू वर्क अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर नेहरू की सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा रहे हैं। एंड आफ्टर फिर जो नंबर 1 पोजीशन है उसके ऊपर अगर आप मुझे बिठा रहे हो तो ही आई एम गोइंग टू वर्क, अदरवाइज ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वी विल स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर एंड लोकल लेवल पे हमारी सोशल एक्टिविटी जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग कर रहे थे वही हम करेंगे। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों को दिखाई देता है कि गांधी जी जो है ही ऑलवेज वांटेड दिस 2 बिग बुल्स ऑफ इंडिया टू यून इनटू अ सिंगल बुलक कार्ट। एंड गांधी जी को ये चीज़ पता थी कि अगर मुझे कन्विंस करना है तो नेहरू के जगह पटेल को सक्सेसफुली कन्विंस किया जा सकता है। एंड अगर पटेल कन्विंस हो जाते हैं देन ऑब्वियसली वी कैन प्रिवेंट अ फर्दर चिज्म विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू द राइट विंग एंड लेफ्ट विंग ना। एंड कांग्रेस का लेफ्ट विंग जो है हमेशा नेहरू को चाहता था प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर, बट अगर नेहरू पॉलिटिक्स से अलूफ हो जाते हैं या फिर नेहरू पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट हो जाते हैं जो उनको कहना था, देन ऑब्वियसली दैट वुड हैव रिजल्टेड इनटू द स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ। एंड दैट्स व्हाई गांधी का कहना था कि जो अब बचा कुचा इंडिया हमको मिलेगा वो अगर आगे चलाना है देन ऑब्वियसली हम लोगों को दोनों लोगों को एक साथ रखना पड़ेगा। एंड फिर जो गांधी जी के निगोशिएशन हुए उसमें गांधी जी ने नेहरू तक की कन्विंस करने की कोशिश की। नेहरू को बताया गया था इन 29 अप्रैल 1946 को ही कि भाई आज इलेक्शन है एंड इलेक्शन में आपको जो है नॉट इवन अ सिंगल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो है सपोर्ट है, तो हम लोग कैसे आपको प्रेसिडेंट बनाएं। तो ऑब्वियसली नेहरू का कहना है कि बापू बात तो बराबर है, बट अगर मैं नंबर 1 नहीं हूँ तो मैं बेसिकली कांग्रेस से अलूफ हो जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग टू सर्व अंडर पटेल। एंड ये जो हॉटीनेस है नेहरू का, इट वॉज हिज पर्सनल एम्बिशन, यू कैन से दैट, विच अल्टीमेटली फेवर्ड हिम। बट फिर दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, ये एम्बिशन हर एक बड़े पॉलिटिकल लीडर में आपको दिखाई देते हैं। यू नीड टू हैव दैट एडमिरेशन एंड यू नीड टू हैव दैट एम्बिशन फॉर योर सेल्फ। अल्टीमेटली पटेल जो है ये जैसे ही कन्विंस हो गए देन ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि दैट वाज डन एंड डस्टेड। पटेल ने विदाउट क्वेश्चनिंग गांधी जी अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वापस लेके रखा है। इसके भी क्रेडिबल एविडेंसेस है जो अभी हमने देख के रखा था कि जब हम लोग ये डिस्कशन की बातें करते हैं तो ये डिस्कशन में इट वॉज बेसिकली पटेल जिन्होंने गांधी जी के ऊपर ना ही कभी कोई क्रिटिसिज्म दिया, एंड इट वॉज अल्टीमेटली फिर वी कैन से दैट कि गांधी जी जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कभी भी बाहर बोलने से परहेज ही करके रखा था कि आई हैड माई ओन रीजंस। एंड ये जो एक बेसिकली एस्पेक्ट जो हम लोगों को माइकल ब्रेशर के अंदर दिखाई देता है। बट फिर माइकल ब्रेशर का कहना था कि इसमें आपको जो है सरदार पटेल को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल पोस्ट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्विंग ऑफ द नेशन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, वी कैन से दैट। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड हिज ओन लिमिटेशंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को खुद को भी पता था कि उनके अंडर इंडिया कितना चलेगा इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑलरेडी 71 ईयर्स ओल्ड थे बैक देन। फर्दर सेकंड प्रॉब्लम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की हेल्थ जो है वो डिटोरेटिंग तो थी ही, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रिलेशन जो राइट विंगर पॉलिटिशियंस के साथ रहा है 1946 एंड 47 में, दैट पर्टिकुलर रिलेशन जो हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक हमको दिखाई देता है। एंड फिर ऑब्वियसली सेकेंड इंपॉर्टेंट ओपिनियन इसके ऊपर अगर किसी की रही है तो अगेन गांधी सिंपैथेटिक हिस्टोरियन है, दैट इज बिपान चंद्रा। बिपान चंद्रा का भी वही कहना आया जो बाय एंड लार्ज माइकल ब्रेशर का कहना है। बिपान चंद्रा का कहना था कि अगर हम लोग 1946 एंड 1947 का अगर सिचुएशन देखते हैं तो 1946 एंड 1947 का इंडिया जो है इट वाज एन आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड। ये आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड जो इंडिया में बने हुए थे इसमें हर एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी अपनी साइड्स लेके रखी हुई थी, एंड हर एक पॉलिटिकल लीडर का अपना अपने लेवल से अपना अपना जो है एक सपनों का भारत इन्होंने बना के रखा हुआ था। एंड इन दैट कैपेसिटी गांधी जी हिमसेल्फ हैड अंडरस्टूड द लिमिटेशन ऑफ द हिंदू राष्ट्र। गांधी जी ने अपना राम राज्य वाला वर्जन छोड़ के रखा था, गांधी जी हरिजन के लिए काम कर रहे थे, गांधी जी हिंदू स्वराज की भी बातें नहीं कर रहे थे। एंड दैट्स व्हाई गिवन द चॉइस इन बिटवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी का एक नेचुरल प्रोक्लिविटी जो है नेहरू के पास गया। नेहरू यंग थे, नेहरू सोशलिस्ट थे, नेहरू में अल्टीमेटली अंबेडकर एज वेल एज मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में रखने का जो है करिश्मा था। एंड फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं तो नेहरू जो है इनके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी भी रही है। अल्टीमेटली बिपान चंद्रा का ये भी कहना आया था उसमें कि जब हम लोग देखते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू ने ही लिख के रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड ये जो दो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव है इसको अगर आप जोड़ते हो तो इन लोगों के साथ देन वी गेट टू नो कि वॉट एवर द रीज़न माइट बी,
What you need to understand is that कि whatever सरदार वल्लभ भाई पटेल did, he did it for the cause of the betterment of the nation. अगर वो अड़ जाते, अगर वो गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करते, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर जो है कायम रहते, एंड देर आफ्टर नेहरू से अल्टीमेटली अगर झगड़ा मोड़ लेते, इट वुड हैव बीन अ फर्दर डिजास्टर फॉर आवर कंट्री. ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि इवन दो सरदार पटेल कुड नॉट अचीव द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, ultimately he is regarded as one of the greatest founding father of our country, and in opinion of the some people he is even greater leader as compared to Nehru, Subhash Chandra Bose, या फिर even we can say that Mahatma Gandhi. So I hope everything is crystal clear to you guys. Do like the video guys and do let me know in the comment what do you think कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर फिर नेहरू की जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल रही है उसमें किसकी आइडियोलॉजी इंडिया के लिए वॉज अ बेटर सूटेड, एंड अगर पटेल प्राइम मिनिस्टर बनते तो इंडिया में क्या क्या चेंजेस होते. आई विल डेफिनेटली लुक एट योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच गाइज. आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ. थैंक यू.